गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? हेलो, हेलो, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? हेलोस। क्या हाल चाल? हर हर महादेव। भाई मैं भी ठीक हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? हाँ भाई, ठीक है सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। ये पीली लाइटें बंद करो। आ ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई बेटे, राम राम। हम्म। सर आज तो एसपी सर पढ़ाने आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। हैं? अरे एसपी सर ना है, मैं आया हूँ। और मैसेज मैंने किया है। वो एप्लीकेशन उनके नाम पर है ना, तो नाम उनका ही आता है। मैंने किया मैसेज, समझे कार्टून? चलो भाई। हाँ भाई, लास्ट क्लास में हमने पढ़ दिया था। लास्ट क्लास का होमवर्क भैया आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, ठीक है? होमवर्क, होमवर्क, सिर्फ होमवर्क, ठीक है? होमवर्क ये आसान है, बेकार में इसमें टाइम खराब करने का मतलब है नहीं, ठीक है? तो आपको 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 जो आपका होमवर्क है वो मिलेगा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में पेन टेप पर, ठीक है? वो आपको आज रात को मिल जाएगा, ठीक है? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी जहां पे हमने लास्ट टाइम खत्म किया था, उससे आगे पढ़ेंगे आज। लास्ट टाइम पे हमने चालन के बारे में पढ़ा था, कंडक्शन, है ना? शर्ट में एकदम फिट लगते हो। मैं फिट हूँ सालो। हाँ, मैं फिट हूँ। बात समझो। हाँ भाई, हैप्पी अनंत चतुर्दशी सभी को, ठीक है? सब लोग अपना ध्यान रखो। गणेश जी से आशीर्वाद ले लो। तो गणेश जी जा तो रहे हो, है ना? थोड़ी सी अक्कल दे देना, हमें थोड़ा हमारा काम चल जाए। ठीक भाई। सुनो, हमने कहा था कि हमारे पास ऊष्मा का जो संचरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे तीन तरह से हमारे पास हो सकता है ना? हमारे पास ऊष्मा का जो संचरण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीन तरह से मेरे पास हो सकता है। चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जब मेरे पास ऊष्मा का संचरण सिर्फ एक ही पदार्थ के अंदर होता है तो आप उसको क्या कहते हो? कंडक्शन कहते हो। ठोस के अंदर अंदर हो रहा हो, या सिर्फ द्रव के अंदर अंदर हो रहा हो, या सिर्फ गैस के अंदर अंदर हो रहा हो, वो हमने कहा था कंडक्शन। ठीक सर? कंडक्शन हमने कहा था कि भाई ये हो सकता है दो तरह से। एक हो सकता है कि अगर मेरे पास जो दी गई संरचना है, जो मेरे पास वस्तु है, जो पदार्थ है, वो एक ठोस क्रिस्टल संरचना है, तो ऐसे में क्या होता है? लेटेस्ट क्रिस्टल वाइब्रेशन की मदद से, लेटेस्ट क्रिस्टल वाइब्रेशन की मदद से आपका जो हीट होता है वो आपका ट्रांसफर होता है वाइब्रेशन के थ्रू। या फिर जो दूसरा मेरे पास होता है, वो दूसरा मेथड हमारे पास था आपका इलेक्ट्रॉन गैस ट्रांसफर। कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खुद ऊर्जा लेके आगे दूसरे पॉइंट पे जाता है और वहां जाके ऊष्मा को ट्रांसफर कर देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है? चल जाएगा क्या? हाँ जी सर, चलेगा 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 जी हाँ सर। बात समझते हैं। तो हमने चालन के बारे में लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ दिया था। लास्ट क्लास हमने चालन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ दिया था, और जरा उसी को जरा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? बात सुनेंगे। हमने कहा था हमने कहा था कि चालन के लिए हम जो पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर रेट मतलब कितना हीट गया है, कितने टाइम में गया है। ये हमने कहा था कि ये चीज समानुपाती है, कि समानुपाती है एरिया के, ताप के, अंतर के और लंबाई एल के। सही है? किस चीज के लिए था ये? हमने कहा था कि किसी ठोस पदार्थ में, क्या मतलब कोई ठोस संरचना है जिसकी दो दीवारें हैं, उनके मध्य ऊष्मा का संचरण हो रखा है। यहाँ का तापमान T1 कहा गया, यहाँ का तापमान T2 कहा गया। हमने कहा कि अगर T1 बड़ा है T2 से तो उच्च तापमान से निम्न की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। हाँ सर। तो इसमें जहां से हीट का एंट्री हुआ है उसका एरिया होगा, दो दीवारों के मध्य जो दूरी होगा वो मेरे पास L होगा। जब समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को हमने क्या कहा था? K।
सर के क्या होता है? के आपका होता है थर्मल कंडक्टिविटी। ये कि मेरे पास क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मीय चालकता उसको कहा गया। ऊष्मीय चालकता उसको कहा गया। हाँ जी सर, है ना। कल का क्लास अभी तक क्यों नहीं आया बेटा? आ तो क्या होगा? मेरी बात सुनो बेटा, अगर मेरी तरफ से आपको लेक्चर अपलोड करने में देरी हो भी जाए ना बेटा, तो भी आपके बैच के अंदर एक वो होता है फोल्डर है, एक फोल्डर है रिकॉर्डिंग क्लासेस के नाम से। तो क्लास खत्म होने के आधे से 1 घंटे के अंदर वहां पे क्लास आपकी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। वहां पे आपकी क्लास ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। ठीक है, अगर कभी गलती से मुझसे क्लास डालने में देरी हो जाए, ठीक है, तो आप कभी देखोगे ना, तो आप जाना, अपने एक फोल्डर बना हुआ है रिकॉर्डेड लेक्चर के नाम से। ठीक है, तो उसमें जाकर देखोगे, अरे बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस में ऑलरेडी आ जाती है, वहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस में ऑलरेडी वहां पे आ जाती है, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वहां पे आ जाती है। ठीक है, बात सुनो, हमने कहा था ये के, सर के को हमने कहा था ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है। मटेरियल पे निर्भर करता है कि किस प्रकार का पदार्थ है, सिर्फ उसी चीज पे आपकी कंडक्टिविटी निर्भर करता है। ठीक है, हाँ सर। फिर हमने इसी चीज को एक अलग फॉर्मेट में आपको बताया, है ना बेटा। सोहिल रज्जाक, क्लास में पढ़ना है तो तमीज से पढ़िएगा, आलतू फालतू बात करोगे तो तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिए जाओगे। यहाँ पे अपना राज चलता है, यहाँ पे अपना राज चलता है। हाँ, लाइव क्लास फोल्डर में आ जाता है, तो वहां पे देख लेना, काम खत्म। ठीक है, बात समझते हैं। अब बात समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, सब ने इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से पढ़ा था कि मेरे पास क्या है, हमने इसको पढ़ा ओम्स लॉ की तरह। ओम्स लॉ की तरह समझा कि जिस तरह से धारा प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है विभव के अंतर के कारण, जिस तरह से धारा प्रवाहित होता है विभव के अंतर के कारण, धारा प्रवाहित होता है विभव के अंतर के कारण। भैया हाई वोल्टेज से लो की तरफ प्रतिरोध आर उसका विरोध करता है। हाँ सर, तो बिल्कुल वैसे हमने बात कहा है कि अगर मेरे पास एक तापमान T1 है और दूसरा तापमान T2 है, हाँ जी सर, और ये मेरे पास आपकी वो ठोस संरचना है कि भाई इस तरफ दीवार का तापमान T1, यहाँ का T2 है, उच्च तापमान से निम्न की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो जैसे हमने ओम का नियम पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे पास यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कि भैया ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर की बात करता हूं मैं। देखो क्यू डॉट, वहां पे क्या है, विभव के अंतर की वजह से धारा का प्रवाह होता है, यहाँ पे ताप के अंतर की वजह से आपकी ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो ताप का अंतर बटे आपका आर थर्मल से, आर थर्मल क्या होता है? आर थर्मल को हमने लास्ट क्लास में भैया क्या कहा था? इसको कहा गया था आपका थर्मल रेजिस्टेंस। क्या कहा था इसको? थर्मल रेजिस्टेंस। ओके सर, ठीक है, क्या बोले? ऊष्मीय प्रतिरोध, ओई ऊष्मीय प्रतिरोध इसको कहा था, याद है क्या? हाँ सर, लास्ट क्लास में पढ़ दिया था। ऊष्मीय प्रतिरोध इसको कहा गया था, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था L बटा K इंटू ए। उम्मीद है ये सारी बातें अपन लोगों को याद होगा, बोलो हाँ के नाम। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था क्या? क्या ये सारी बातें लास्ट क्लास में देख चुके हैं क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जी सर, एकदम बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, चलेगा, ओके, ठीक है। और इसके आधार में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ठीक है, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। नहीं करे हो तो भैया आज आपको उसका रिकॉर्डेड पार्ट मिल जाएगा, तो उससे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आज हम थोड़ी बात करेंगे उससे आगे की, आज बात थोड़ी आगे की करने वाले हैं। लास्ट क्लास में सब तो अपना हो चुका है, तापीय प्रतिरोध पढ़ा चुका हूं, ये भी हो चुका है। यस, आज का टॉपिक मेरे पास क्या? तुल्य ऊष्मीय चालकता, तुल्य ऊष्मीय चालकता, तुल्य ऊष्मीय चालकता आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कृपया करके अपनी नजरों को जरा फाड़े, ठीक है, अपनी नजरों को थोड़ा फाड़ लो और स्क्रीन पे फोकस ले आओ। जितना गौर से तुम अपने पड़ोस में बैठी रिया को देखते हो, उतने ही गौर से मुझे नहीं, बोर्ड को देखना, ठीक है। प्यार तो नहीं होगा लेकिन नंबर मिल जाएंगे 4, ठीक है, बात समझो।
कहानी क्या है सर? कहानी मेरे पास कुछ इस प्रकार से है कि मानो 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 कि मेरे पास क्या है, एक प्लेट है, इसके साथ में दूसरी प्लेट और भी है। जी हाँ सर। और हमने क्या कर रखा है? हमने कर रखा है कि सर इस दीवार पे रखा हुआ है तापमान T1 पूरे का, यहां पे रखा हुआ है तापमान कितना? T2 का, और अगल बगल से कोई ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। ऊपर की दीवार, नीचे की दीवार। नहीं थे होमवर्क में क्वेश्चन? क्या बात कर रहे हो, सच में नहीं था? तापीय प्रतिरोध क्वेश्चन नहीं करवाया अपन लास्ट टाइम? पक्का है ना? चेक कर लू? चेक करता हूँ, बोल जाओ। नहीं करवा तो करवा देते हैं, अगर नहीं करवाए तो करवा देंगे। दिए तो होंगे यार, ऐसे तो नहीं होता यार। बेटा दिया हुआ है, बेटा दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, कार्टून दिया हुआ है, दिया हुआ है बेटा, उतना ही क्वेश्चन है वो, ज्यादा नहीं है। तापीय प्रतिरोध सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है? होमवर्क दिया हुआ है, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब कार्टून यहाँ देखो। तुल्य उष्मीय चालकता, तुल्य उष्मीय चालकता बात समझते हैं कि तापमान T1 है, तापमान T2 है, दो अलग अलग पदार्थ है। इसकी उष्मीय चालकता कितना? K1, इसकी उष्मीय चालकता कितना? K2। मान लो कि भाई इसकी लंबाई हमने कितना? L1 कह दिया, मान लो इसकी लंबाई हमने कितना? L2 कह दिया। अब देखो सर, उष्मा का प्रवाह जो मेरे पास होगा वो उच्च तापमान से निम्न की ओर होगा, है ना? हमारा एक दो ही नहीं है उसमें, ठीक है? मेरे पास क्या है? आपकी उष्मा का प्रवाह होगा उच्च तापमान से निम्न की ओर, सजी हाँ होगा। अब सवाल ये है कि सर हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें इन दो को हटा के सिर्फ एक पदार्थ रखूं और समान उष्मा का प्रवाह हो जाए। क्या कह रहा हूं कि सर हम चाहते हैं कि इन दो को हटा के सिर्फ एक पदार्थ लगाऊं जो समान उष्मा प्रवाह करवा दे, समान आकार आकृति के लिए। अच्छा, तो हमने कहा कि इनको हटा के सिर्फ एक प्लेट लेके आऊंगा कुछ इस प्रकार से, इनको हटा के एक प्लेट लेके आऊंगा कुछ इस प्रकार से, जिसके लिए वही आपका कि भाई यहाँ का तापमान T1 है, यहाँ का तापमान कितना? T2 है। अगर इसका एरिया A था तो तुम्हारा भी कितना? A है। तुम्हारी लंबाई L1 प्लस L2 है तो तुम्हारी भी कितना? L1 प्लस L2 है। और तुम्हारा K हमने K इक्विवेलेंट बोला है, और तुमसे भी समान मात्रा की हीट प्रवाह होगा, समान मात्रा का हीट प्रवाह होगा। अच्छा, अब समान आकार आकृति है, समान ताप का अंतर है, तो समान हीट प्रवाह करने के लिए समान प्रतिरोध आना चाहिए, सेम टू सेम प्रतिरोध आना चाहिए। कि भाई हम बोल रहे कि इनको हटा के ये लगाना है, जो काम तुम दो कर रहे थे वो काम ये अकेला करे। तो बात समझिएगा, हमने कहा था कि हर एक पदार्थ में क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह होता है, लेकिन पदार्थ उसका विरोध भी करता है कि ऊष्मा आगे ना जाए, विरोध करता है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, समझना। तो यहाँ पे हीट गया, पहले एक पदार्थ फिर दूसरा पदार्थ। क्या मैं इसको कुछ ऐसे देख पाऊंगा कि पहला तापमान, पहला पदार्थ, फिर दूसरा पदार्थ? सर जी हाँ, तापमान T1, तापमान T2, इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2। और ये हाँ सर ये तो दो तारों का श्रेणी क्रम है, ये तो दो तारों का श्रेणी क्रम संयोजन है। हाँ सर, और ये हम इसको हटा के खाली एक लाना चाह रहे हैं इस प्रकार से, हम इनको हटा के सिर्फ और सिर्फ एक ही लगाना चाह रहे हैं ताकि सेम काम मेरे पास हो जाए। वह देख लो, दो था R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, एक अकेला R इक्विवेलेंट। अब ये वही काम करे जो ये दो मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला मेरे पास बनेगा R1 प्लस R2? अजी हाँ सर, थर्मल रेजिस्टेंस लास्ट क्लास में बता दिया था कि R का वैल्यू होता है L बटा KA। हाँ सर, यही तो होता है, तो रखा जाए L इक्विवेलेंट। सर इस केस में टोटल लंबाई कितना? L1 प्लस L2 है, बटे में K तुल्यांक है, एरिया कितना? A है। पहले के लिए L1 बटा K1A, L2 बटा K2A। ध्यान दो, सभी में से ए कॉमन लेकर काट सकते हो। हाँ सर, जो बचा हुआ है जरा उसको दिखाता हूं, देखो L1 प्लस L2 बटे में K तुल्यांक, L1 बाय K1, L2 बाय K2। जरा सबकी नजर स्क्रीन पर, मैं कह रहा हूं इस पूरी की पूरी संख्या को, इस पूरी संख्या को मैं यहां बटे में लाऊंगा।
मैं यहाँ बटे में लेके आऊंगा और आपका जो के तुल्यांक है उसको ऊपर फेंकूंगा। के तुल्यांक जाएगा ऊपर, तो के तुल्यांक ऊपर, यहाँ पे लंबाई L1 प्लस L2 डिवाइड में L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। यह आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। यह आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा के तुल्यांक के लिए। के तुल्यांक के लिए यह आपका फंडामेंटल फॉर्मूला आया है। और फॉर्मूले की शक्ल लिखोगे तो आप समझ जाओगे कि भैया ये सिर्फ 2 के लिए है, अगर 3 होते तो उसका भी फॉर्मूला बन जाता। तो इसको देख के, इसको देख के, इसको देख के क्या मैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए के तुल्यांक का सामान्य फॉर्मूला कुछ ऐसे कह पाऊंगा कि जितने पदार्थ थे उन सभी की लंबाइयों को जोड़ दो, जोड़ दिया, बटे में पहले की लंबाई पहले का चालकता, दूसरे की लंबाई दूसरे की चालकता, तीसरे की लंबाई तीसरे की चालकता, ऐसे जितने होंगे सबको लाइन से जोड़ लिया जाएगा। ये मेरे पास क्या है, के इक्विवेलेंट आएगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। अब तुम्हें पता है कि नीट एग्जाम तो फालतू सवाल है ना, नीट एग्जाम में क्या फालतू क्वेश्चन होता है, बहुत इजी इजी पूछता है। हाँ सर, तो उसके हिसाब से बात की जाए कि भाई इसका स्पेशल केस नोट 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 कि यदि क्या है भैया, अंग्रेजी हम तो इफ L1 बराबर L2 बराबर L3, सबकी लंबाई मेरे पास सेम हो जाए, है ना, तो ऐसे केस में जो आपका के तुल्यांक होगा वो कितना, के बटा एन होगा, के बटा एन होगा, के बटा एन होगा, के बटा एन होगा। बोलो हाँ कि ना? सर अगर सिर्फ 2 होते तो, अगर सिर्फ मेरे पास 2 ही होते तो के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2, सॉरी वही, अरे नहीं गड़बड़ कर दिया, सॉरी आई एम सॉरी, गड़बड़ कर दी। अगर पास L1 बराबर L2 होता तो जो के तुल्यांक है वो मेरे पास बनता कितना, 2K1 K2 बटे में K1 प्लस K2। जनरली 2 का आता हमारे पास एग्जाम में, जनरली 2 का ही हमसे पूछता है, 2K1 K2 बटे में K1 प्लस K2। ठीक है, 2K1 K2 बटा में कितना, K1 प्लस K2। ये किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की। एक के बगल में दूसरा रखा है और दोनों से समान ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है। सर कैसे पहचानेंगे सीरीज है कि पैरेलल है? मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों में समान ऊष्मा बह रहा है, जो ऊष्मा वहां से आएगा वही इसमें से आर पर होकर निकलेगा। तो समान ऊष्मा का प्रवाह है, समान ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, जो यहां पे आएगा वही यहां पर भी जाएगा। ठीक है, तो जब समान ऊष्मा का प्रवाह होता है उनको सीरीज बोलते हैं। और सीरीज वाले केस है मेरे पास के तुल्यांक कितना, सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला 2K1 K2 बटा K1 प्लस K2। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये है मेरे पास भाई क्या है, केस नंबर 1 है। बोलो कोई दिक्कत ना जीना, केस 1 नो दिक्कत नो समस्या, एकदम बढ़िया। ठीक भाई, चलेगा चलेगा चलेगा। अब सर जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया है, बिल्कुल वैसे ही एकदम सेम टू सेम तरह से हम लोग बना सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझिएगा। सर कोई कहानी, सर मेरे पास एक दीवार ये रही और दूसरी दीवार आपके पास ये रही। अब इनके बीच में डालना है माध्यम, लेकिन इस बार क्या है, इस बार लंबाई नहीं तोड़ना है, हमें पैरेलल रखना है। पैरेलल मतलब एरिया को तोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से कि एक हमने यहां डाल दिया, फिर एक हमने यहां डाल दिया। देख रहे हो कि 2 अलग अलग पदार्थ रखे हैं हमने, कि यहाँ का तापमान पूरे का T1, यहाँ का पूरे का तापमान कितना T2, इसका K1, इसका K2 आपका ऊष्मीचालकता। देख पा रहे हो कि दोनों तापमानों के मध्य की दूरी L ही है, लेकिन इस भाग का एरिया A1 होगा, इस भाग का एरिया A2 होगा। हाँ सर, अब अगर सेम चीज को अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह दिखाऊं तो समझिएगा, T1 तापमान, T1 तापमान। अब सर यहां से हीट जाएगा सर किसके अंदर, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, दोनों से अलग अलग हीट निकलेगा। तो एक भाग है ऊपर वाला और एक भाग है नीचे वाला, दोनों से हीट मेरे पास जाएगा। ये कितना T2, ये कितना R1, ये कितना R2। अरे वाह सर, ये तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है, ये तो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन होता है। और जिसको पता होगा भैया कि समांतर क्रम में आपका तुल्य प्रतिरोध निकलता है ऐसे उल्टा करके जोड़ने से, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है बेटा याद रखना भी है।
अब एक लाइन को याद रखना है, हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला बताएंगे आपको कि भाई हाँ, जब प्रतिरोध मेरे पास समांतर क्रम में होते हैं तो उनका तुल्यमान इससे निकाला जाता है। अच्छा, बात समझता हूं। हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को हटा खाली एक ले आए, इस पूरे सिस्टम को हटा के खाली एक प्लेट ले आओ जो सेम काम कर दे। तो आर का फॉर्मूला आपने कहा है एल बटा के ए। अच्छा, तुल्य की बात कर रहा हूं, तुल्य के लिए लंबाई कितना, सेम, लंबाई कितना है, सेम। के ए आएगा ऊपर तो के एरिया ए, एरिया कितना, A1 प्लस A2 होगा। इक्वल में कितना है पास, प्रतिरोध R1, तो L1 बटा K1 इंटू A1, ये L, ठीक है। ये कितना, K2 A2 बटे में कितना L। भाई देखो आराम से देख पाओगे कि भैया L L L काट दिया है, काट दिया जाए तो मेरे पास यहां से जो आपका K इक्वलेंट है कितना मेरे पास आएगा, K1 A1 K2 A2 डिवाइड में कितना, A1 प्लस A2। ये आपका आएगा, ठीक सर। फिर से वे कहानी सर, अपने सिलेबस में क्या थोड़े से इजी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर वही कहानी इफ दोनों एरिया मेरे पास समान होते हैं तो ऐसे केस में जो आपका के तुल्यांक है डायरेक्टली इनको जोड़ने से बटे में 2 करने से मिल जाता है। तो देख लो, क्या हम लोग ये फॉर्मूले याद रख पाएंगे, क्या हमें इनमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात लगती है, देख के बताओ। ये ले भाई, ये पहले आपका केस 1 सर, कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। लो भैया देख के बताओ, कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो, बेचैनी हो, या किसी की याद आ रही हो। ठीक है भैया, ओ भैया कुछ बताओगे। भैया जिंदा हो तुम लोग, क्लियर है, चलो बढ़िया। तो भैया मेन तो ये फॉर्मूला दिमाग में चिपका लो, एक तो ये वाला जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, एक तो जनरल फॉर्मूला है। सर डांटना मत, बट इनकी तुमास के नाम भी लिख दीजिए। तुमास टर्म्स का, बट टर्म्स का क्या नाम लिखना है, टर्म्स का नाम लिखना क्या है मुझे बता, कौन टर्म मैंने नहीं लिखवाई है। लास्ट क्लास में सारे टर्म लिखवाया हुआ है बेटा मैंने। इसका मतलब ये फिर आपने क्लास रिवाइज नहीं किया क्या, लास्ट क्लास हमने के का मतलब नहीं लिखवाया है क्या, लास्ट क्लास हमने ए का मतलब नहीं लिखवाया है क्या, लास्ट क्लास हमने एल का मतलब नहीं लिखवाया है कि T1 T2 का मतलब नहीं लिखवाया है क्या, क्यू डॉट का मतलब नहीं लिखवाया है। लास्ट क्लास में सब लिखवा चुका हूं मैं ये। अब हर क्लास में क्यू डॉट आएगा तो हर क्लास में उसका मतलब थोड़ी लिखूंगा मैं, है ना। चलो, तो भैया एक तो के तुल्यांक सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना ये वाला जनरल फॉर्मूला, सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट जब लंबाई मेरे पास समान होता है, ये याद रखना है। समांतर क्रम में मेरे पास क्या है आपका, के तुल्यांक का जनरल फॉर्मूला ये होता है, और इजी वाले केस में ये होता है जो अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा क्या बेटा। सेफ अली भाई, तेरे चक्कर में मैं लेक्चर लेट कर दूं, सिलेबस लेट खत्म करूं। अब तुम अपना सिलेबस अगर एग्जाम तक खत्म नहीं करोगे तो मैं क्या अपना सिलेबस और लेट कर दूं, मुझे ये बता। तेरे अकेले के लिए या कुछ 15-20 बच्चों के लिए जिनका सिलेबस बैकलॉग में चल रहा है, क्या उनके लिए मैं पूरा बैच को लेट कर दूं। बेटा ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा दिमाग लगाया करो। आपके हिसाब से कोचिंग नहीं चलती है, कोचिंग के हिसाब से आप लोग चलते हो। अगर आपके हिसाब से चलने लगे, अगर हम लोग आपके हिसाब से चलने लग गए तो भैया क्या होगा, सर आज पढ़ने का मूड नहीं रहा, आज छुट्टी कर दो, छुट्टी हो जाएगी, है ना। सर आज क्लास थोड़ी छोटी कर दो, छोटी कर दें। सर आज टेस्ट मत लो, टेस्ट नहीं लेंगे। तो भाई ऐसे तो फिर तुम लोग पढ़ लिए, ऐसे तुम लोग पढ़ लिए। मेरे स्क्रीन पे नाम आ रहा है उसका, मैं करता हूँ, मैं हटाता हूँ, रुक जाओ, उसका नाम मैं हटा देता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो भाई सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ो। दो भिन्न
धातुओं की समान प्लेटों को जोड़कर एक प्लेट बनाई जाती है। ठीक है, दो को जोड़कर एक प्लेट बना रहे हैं। ठीक है, जिनकी मोटाई प्रत्येक प्लेट की मोटाई से 2 गुना है। क्या बोल रहे हैं? जिसकी मोटाई प्रत्येक प्लेट की मोटाई से 2 गुना है। ओके सर, है ना। हमने दो को मिला के एक बनाया है, और जो दो प्लेट मिलाई है उन दोनों की मोटाई बस क्या समान है? मोटाई मतलब इसकी मोटाई एल है, इसकी भी मोटाई एल है, और दोनों को मिला के आपने एक सिंगल प्लेट बना दी है, इस तरह से 12 लंबाई की। वो ऐसा कह रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बोलता है यदि प्रत्येक प्लेट की ऊष्मीय चालकता 2 और 3 है तो मेरे पास संयोजित प्लेट का ऊष्मा चालकता गुणांक कितना होगा? जो अपने नई प्लेट बनाया है उसका ऊष्मीय चालकता गुणांक कितना होगा? आपने इसे बढ़ाया है ताकि लंबाई दुगनी हो पाए, मोटाई दुगनी हो पाए। तो के इक्विवेलेंट सर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज के लिए कितना? 2k1 k2 बटा में कितना? k1 प्लस k2 हो जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा। तो 2 k1 का वैल्यू 2, k2 का वैल्यू कितना? 3, k1 प्लस k2 कितना हो जाएगा? 5। कितना? 2 2 4, 4 3 12, 12 बटे 5, 2.4। वाह, मजा आ गया। ऑप्शन बी आया कि नहीं आया? अच्छा, आप सेफ की बहन हो? ओहो बेटा, बात ऐसी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, उससे भागना नहीं होता है। बैकलॉग है तो एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, उसके लिए इलाज ढूंढो। बचने का बहाना मत ढूंढो कि सर आप क्लास कम लोगे तो मेरा बैकलॉग कम होगा। अरे बेवकूफो, सिलेबस भी लेट होगा उसे तो, उसका सिलेबस भी तो लेट होगा। ठीक है, देख लो भैया, नीट 2017 में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। नीट 2017 में डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमसे पूछ लिया कि बताओ कि मेरे पास ऐसा एक सिस्टम है जिसमें इस दीवार का तापमान कितना T1 है, इस दीवार का तापमान कितना T2 है, दो पदार्थ हमने लगा दिए जिनकी एरिया मेरे पास क्या है? सेम है। जिसका एरिया मेरे पास क्या है? समान है। तो अगर मेरे पास एरिया समान है तो ऐसे सिस्टम की तुल्य ऊष्मीय चालकता मेरे पास क्या होगा? सोचते हैं। मेरे पास देखो सर, तुल्य ऊष्मीय चालकता हमने कहा है कि इस केस में वो कितना होता है? k1 प्लस k2 बटा 2 होता है ना। तो कितना आएगा? k1 प्लस k2 बटा 2। ऑप्शन 4 नीट 2017 में सवाल पूछा गया। चल जाएगा? क्लियर है दोस्तों? हाँ सर। सर क्या इस पे और भी सवाल बन सकते हैं? हाँ, सवाल तो वो कैसे भी बना सकता है, सवाल उसको बनाना होगा, वो सवाल आपसे कैसे भी बनवा देगा, कोई बहुत बड़ी बात उसमें है नहीं। मैं देखो समझाता हूं। देख तो, कि मानो मेरे पास क्या ऐसे है। ठीक है, मैंने प्लेट डाल दी, बोल देगा कि इसकी ऊष्मीय चालकता कितना पास? 2 है। इसके पास कितना है? मान लो 3 ही बोलते हैं। K2 इक्वल में कितना? 4 कह रहा हूं। तो हम कह रहे हैं कि यहां का तापमान, यहां का, अरे रुक जाओ, यहां पे कुछ तापमान है, यहां पे कुछ तापमान है। बोला गया है कि ऊष्मा प्रवाह की दर इसमें से कितना होगा? अगर ये लंबाई मेरे पास क्या है? कुल L है। ये कितना? L/2 है। ये कितना? L/2 है। ये कितना है? एरिया A। बताओ भैया, बताओ, पढ़ो। देखो हमने इसी से स्टार्ट किया है, खत्म मस्त पे करेंगे। देखो देख लो भैया। सर क्या आपको दिखता है सीरीज कॉम्बिनेशन है? हाँ सर। अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर मेरे पास क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो मेरे पास क्या है? जो आपका के इक्वलेंट होगा, क्या वो बनेगा? 2k1 k2 बटे में k1 प्लस k2। हाँ सर, इसमें रखो वैल्यू। तो 2k1 कितना? 2 है। k2 कितना? 4 है। 2k1 प्लस k2 कितना? 6 हो गया। 2 से काटा कितना? 3 बार में, तो 8/3 मेरे पास क्या गया? के तुल्यांक आ गया। के तुल्यांक आ गया? हाँ सर। अगर के तुल्यांक आ चुका है तो क्यू डॉट का जो वैल्यू है आपके फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखवाया था? सर के ए डेल्टा टी बटे में कितना? डेल्टा एक्स होगा। बहुत बढ़िया। तो ले आते हैं। के कितना है? सर के मेरे पास है 8/3। एरिया को ए रखेंगे, तापमान का अंतर T1 - T2 होगा, और लंबाई कितना? टोटल एल हो गया। बहुत सही। तो ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बोलो हाँ के ना?
ठीक है। नहीं बेटा, कल एक्स्ट्रा क्लास अपन नहीं रख रहे हैं, कल थोड़ा रेस्ट रखेंगे, क्योंकि कल मैं चाह रहा हूँ कि कल मैं भी थोड़ा अपना बैकलॉग खत्म करूं। ठीक है, क्योंकि लगातार हर संडे को बिजी रखना भी ठीक नहीं होता, लगातार हर संडे बिजी रहे वो भी ठीक नहीं है। इस संडे ब्रेक लेते हैं, अगले संडे फिर आपका टेस्ट आएगा, सी है ना, अगले संडे टेस्ट रखेंगे फिर एक। ठीक है भाई, चलेगा क्या? हाँ जी सर, बढ़िया है, बात समझ में मेरे को आया है, बात समझ में अपने को आया है, ऐसे मेरे पास किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन मेरे पास और भी बहुत तरह के बना सकता हूं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बना के होमवर्क के तौर पे चिपका रहा हूं, ट्राई कर लेना। ठीक है, होमवर्क के तौर पे चिपका रहा हूं, ट्राई कर लीजिएगा। वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा बाद में, अभी फिलहाल कभी कर दूंगा साथ में, बाद में करता हूँ, कर देता हूँ, चलो कर देता हूँ यार, हटाओ। ठीक है, लो भैया, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना, है ना, चल जाएगा। हाँ जी सर, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, बात करें अंतरा पृष्ठ का तापमान। अंतरा पृष्ठ का तापमान मतलब ये भैया एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक तरह का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बेटा स्क्रीन पे नाम आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, नाम ही आ रहा है, कोई गाली नहीं आ रही, तेरा खुद का नाम है वो। ठीक है, बात समझो, अंतरा पृष्ठ का तापमान समझेंगे कि सर जब आपने दो प्लेटों को आपस में ऐसे मिलाया था, हाँ सर मिलाया था, मिलाया था, और सर आपने किसी एक दीवार का तापमान कितना T1 रखा था, दूसरी दीवार का तापमान कितना T2 रखा था। हाँ सर, इसका कुछ लंबाई मेरे पास L1 रहा होगा, इसका लंबाई L2 रहा होगा, इसका चालकता गुणांक K1 रहा होगा, इसका चालकता गुणांक K2 रहा होगा, और इनका एरिया A रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि भाई हाँ मैंने इनके लिए आपका उष्मीय प्रवाह की दर निकाल लिया, के तुल्यांक निकाल लिया। हाँ सर, बात एकदम करेक्ट है। सवाल अब ये है, सवाल अब ये है कि सर कि ये जो आपकी बीच की सरफेस है, ये वाली, ये जो सरफेस है, मुझे यहाँ पे तापमान पता करना है कि यहाँ पे तापमान कितना होगा, मुझे पता करना है कि यहाँ पे तापमान कितना होगा, वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। अब से ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझें कि क्या हमने इस पूरे डायग्राम को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह देखा है? देखा तो है। यहाँ का तापमान T1, ये एक पदार्थ है तो इसका खुद का एक प्रतिरोध होगा, यस। बीच में एक दीवार आया है, उसका तापमान T मुझे पता करने का है, फिर दूसरा पदार्थ, उसका प्रतिरोध, और अंतिम तापमान T2। हाँ सर, अगर देख पा रहे हो तो दोनों मेरे पास किसमें भैया, श्रेणी क्रम में है, कि एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में भैया आपने 9वीं 10वीं क्लास में थोड़ा इतना पढ़ा हुआ कि भाई इनमें क्या होता है, समान ऊष्मा का प्रवाह होता है, कि जितनी हीट यहां से आएगी
उतनी ही आगे जाएगी, उतनी ही अगले में जाएगी। हाँ सर, मतलब कि जब कभी दो प्रतिरोध एक साथ एक लाइन पर एक तार पे लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं, तो उनमें समान ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसमें से और उसमें से, दोनों में से ऊष्मा प्रवाह की तरह मेरे पास क्या होगी, सेम टू सेम होगा। अच्छा, तो उसके हिसाब से क्यू डॉट को क्या हम लोग कहते हैं, डेल्टा टी बटा आर। हाँ सर, कहा था कहा था कहा था। तो अगर मैं ये सेम कहानी, अगर मैं आपसे ये सेम कहानी ए से बी, बी से सी के लिए पूछूं कि भैया आपकी ऊष्मा प्रवाह चाहे ए बी की बात करो, चाहे बीसी की बात करो, या फिर बात करें पूरे के लिए बात कर दो, मेरे पास सेम आएगा। ऊष्मा प्रवाह दर चाहे आप पहले में बात करो, चाहे दूसरे में बात करो, चाहे दोनों का मिला के पूरे की बात कर लो, मेरे पास क्या ऊष्मा प्रवाह की दर सेम टू सेम आएगी। अच्छा, मतलब पहले के लिए अगर लिखूं तो ताप का अंतर T1 माइनस टी, ताप का अंतर तो T1 माइनस टी बटे उसका प्रतिरोध R1। बहुत सही। बात करें दूसरे की तो T से T2 तक जाएगा, तो T से लेकर T2 तक मेरे पास ताप का अंतर है, प्रतिरोध कितना मेरे पास R2 है। बहुत बढ़िया है सर। अगर बात करता पूरे के लिए, तो पूरे के लिए ताप का अंतर T1 माइनस T2 है, और कुल प्रतिरोध होता प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। और इसकी मदद से आप लोग इस T को निकाल सकते हो, इसकी मदद से T को निकाल सकते हो। कोई भी दो पदों को आपस में कर दो बराबर, कोई भी दो पदों को आपस में कर दो बराबर, और अपना काम हो जाएगा। कोई भी दो पदों को आपस में बराबर कर दो और अपना काम हो जाएगा। पहले मुझे बताओ कि जो समझाया है, जो आपको ये बात समझाई है, क्या इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, समस्या है? जल्दी बताओ भैया। बेटा अंकित भाई, जो आप बेटा कह रहे हो ना, वो फॉर्मूला तब वैलिड है जब मेरे पास दोनों की लंबाई समान होती है ना? हाँ, ठीक है। उम्मीद है ये आपको एकदम क्लियर होगा। सर सवाल कैसे, मतलब देखो सवाल एकदम आसान था। सवाल में कोई खतरनाक मामला इसमें है नहीं, सवाल में कोई बहुत खतरनाक मामला इसमें है नहीं। देखो सवाल पढ़ते हैं, बहुत बड़ा सवाल पढ़ो। दो भिन्न धातुएं ए और बी के आयताकार टुकड़े की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकदम समान है, कि लंबाई समान है और एरिया भी समान है, साफ साफ वो कह रहा है। अच्छा, इन्हें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को स्पर्श कराते हुए, इनके एरिया को स्पर्श करवाते हुए एक साथ रखा जाता है। रख दिया। ए टुकड़े के एक सिरे को 100 डिग्री पर और बी टुकड़े के दूसरे सिरे को 0 डिग्री पर रखा गया है। ए और बी की चालकताओं का अनुपात 1/3 है, तो उनके अंतरापृष्ठ जहां पे ए और बी आपस में मिलते हैं, वहां का तापमान मेरे पास क्या होगा? क्या जो हमने बताया बिल्कुल वही क्वेश्चन में कह रहा है? क्या जो हमने बोला है कि ये एग्जैक्टली वही बात क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ सर, कह तो ये कुछ वैसा रहा है, कह तो ये कुछ वैसा ही रहा है कि मेरे पास दो छड़े हैं ए और बी, देख लो दो छड़े हैं मेरे पास ए और बी। बोला कि दोनों का लंबाई और एरिया, लंबाई और एरिया क्या समान है। ए का एक सिरा हमने रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी का दूसरा सिरा रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। बोला गया है कि इनकी चालकताओं का जो अनुपात मेरे पास कितना, 1:3 है। 1:3 भैया, इसकी चालकता कितना, K1 मान लो, इसकी कितना K2 मान लो। आसान करने के लिए देखो, K1 बटा K2 का अनुपात कितना, 1/3 है। अनुपात है ना, तो एक काम करो, K1 को K मान लो और K2 को भाई कितना, 3K मान लो। क्यों? क्योंकि अनुपात वैसा ही है, अनुपात वैसा ही है। फिर हमने कहा क्योंकि श्रेणी क्रम में है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो मेरे पास क्या होगा, ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगा, ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगा। तो मुझसे पूछा है भैया कि यहाँ 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 पे तापमान कितना होगा? लगा दो। पहले पार्ट के लिए ताप का अंतर बटे प्रतिरोध कितना होता है, L बटा के, तो L बटा के इंटू ए। बहुत बढ़िया। फिर T से जाएंगे 0 पे, तो T से गया 0 पे, ओके। L बटा के का मान 3K, एरिया कितना ए है। बहुत बढ़िया। ले भैया आओ काटा पेटी मचाएंगे, L से L जाएगा, के ए जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर से, जी हाँ। तो 100 माइनस का T, 3 गया ऊपर, 3T, इसको ले जाएं उस तरफ, तो 100 इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। भाग दो, तो T का वैल्यू कितना, 100/4, कितना, 25। ये आपका आंसर हो गया। सर थोड़ा लंबा है, हाँ थोड़ा लंबा आपको लग सकता है, लेकिन हाँ है बहुत आसान।
थोड़ा लंबा आपको लग सकता है, हालांकि है बहुत आसान, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से क्वेश्चन किया जा सकता है। बोलो भाई, आया कि नहीं आया? बोलो भाई, आए हैं कि नहीं आए हैं? डन है? अरे जानवरों, हाँ ना बोल सकते हो? हाँ, कतई आलसी हो रखे हैं। करो, करो। सर, एक छड़ है, 20 सेंटीमीटर लंबा है, ठंडा गर्म हिस्सा रखा हुआ है, छड़ के ठीक बीचों बीच। अरे सर, एक ही तो छड़ है, एक ही तो छड़ है, अलग अलग पदार्थ थोड़ी है। मैं लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पदार्थ अलग अलग थे भाई, उनकी चालकता गुणांक मेरे पास अलग था, तो इतनी मेहनत ने कर लिया। लेकिन यहां सोच सर, ये तो एक ही छड़ है ना यार, ऊपर से पूछ रहा है बीचों बीच, ऊपर से पूछ रहा है बीचों बीच, तो भैया बताओ, एक तरफ 100, एक तरफ 20, बीचों बीच कितना होगा सर? उनका आधे के बराबर, उनका एवरेज वैल्यू होगा, एवरेज। तो 100 + 20, 120, बटा दो कितना, 60, काम खत्म, आ गया आंसर। समझ लो। सर हमें नहीं आएगा, हमें तो प्रॉपर तरीके से करवा दो भाई। देखो, प्रॉपर देख ले, प्रॉपर तरीके से देख ले भाई, मेरे पास छड़ है, ओके सर छड़ है। मैं कह रहा हूं जितना बीचों बीच, बीचों बीच, यहाँ का तापमान पता करना है। यहाँ पे कितना हो गया, 100 हो गया, यहाँ पे कितना 20 हो गया, लंबाई कितना, मिड पॉइंट है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लगा दूं, लगा दूं? देखो सर, उच्च तापमान से निम्न की ओर L बटा के इंटू ए, उच्च तापमान से निम्न की ओर L बटा के इंटू ए। भाई देखो देखो देखो, लंबाई समान, पूरा कट गया है, टी जाएगा उस तरफ, 100 बराबर कितना हो गया? सो ये 20 पे, ये 20 है, ठीक है। देखो भैया, टी को वहां फेंका, 20 यहाँ फेंका, तो 100 - 20 कितना हो गया? वही, उल्टा नहीं कर दिया मैंने? किया तो ठीक है भाई, हाँ ठीक है। 20 आएगा इस तरफ कितना, 120, ये कितना हो गया, 2t, टी का भाग दो कितना, 60। अरे बाबा, 60 डिग्री। लो, 60 डिग्री मेरे पास आया आंसर। हाँ सर, बात एकदम सही है, एकदम पेड़े से मेरे पास काम हो गया। तो फटाफट से ये कर दो, तुरंत दबाव से। ये नहीं, ये तो तुम होमवर्क में करना, ये तो तुम होमवर्क में करना, तुम्हें करना जो है वो ये करना। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ बेटा। अंकित जी, अब करके बताओ। करो करो करो, करने से होगा। आया? देखो भैया, आओ सर, इसको भी देख लेते हैं। सर कौन सी बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगने वाला है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगने वाला है। सर जितना हीट ट्रांसफर रेट तुम में से होगा, उतना तुम्हारे अंदर से भी होगा। मैं लगाता हूं, आपके ताप का अंतर, यहाँ पे कितना टी मान लिया, तो 100 - टी, ताप का अंतर, डन, बटे में प्रतिरोध एल बटा के दे रखा है क्या इसने, समान पदार्थ है, समान पदार्थ है, तो के ए कितना, 2a, बहुत बढ़िया। यहां बात करते हैं, ठीक सर। तो इसने बोला हुआ है कि मेरे पास एक छड़ है जिसका एरिया अलग अलग है, समान पदार्थ, तो के सेम होगा, ठीक है। फिर आपका उच्च ताप माइनस निम्न ताप, तो टी माइनस कितना, 70, लंबाई कितना, एक, के तो के रहा, एरिया कितना, ए हो गया, बहुत बढ़िया। देखो देखो, के से के कटा, ए से ए कटा, ये दो जो है वो जाएगा ऊपर, तो 2 × 100, 200, साथ में 2t, इक्वल में t माइनस कितना, 70। अच्छा, 70 आएगा इस तरफ, ये जाएगा उस तरफ, कितना, 270, इक्वल में कितना, 3t। भाई 3 का भाग दो कितना, 90, 90 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया। तो भैया अब देखो, सवाल कैसा भी आए, हम लोग बहुत आराम से, इत्मीनान से उसको खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
आराम से खत्म हो जाएगा। जी हाँ सर। तो भैया ऐसे अंतरा पृष्ठ का तापमान भी निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात हमारे पास नहीं होगा। ठीक है भैया। हाँ जी मास्टर, बालकों बोलो, कोई टेंशन तो ना है, कोई टेंशन तो ना है भैया। आगो, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ठीक है, तो वो कैसे भी वैरायटी कर सकता है, लेकिन करने का बेसिक तरीका सेम टू सेम रहेगा। ओके सर, बात करते हैं झील की सतह पे बर्फ का बनना। सर बर्फ का तो छोड़ो, बर्फ का तो छोड़ो, यहाँ पे क्या भैया लगा हुआ है, बाढ़ आई पड़ी है, आधा भारत डूबा हुआ है, आधा भारत डूबा हुआ है, मान नहीं रहा, पानी को चैन नहीं पड़ा कि भैया ऐसे कैसे भैया डुबो के मानूंगा, पानी ने खा लिए कसम, डुबा के रहेंगे सनम, हैं, पानी ने खा लिए कसम, डुबा के रहेंगे सनम। है देखो, बात समझते हैं, बात समझते हैं, बात समझते हैं, सुनेंगे। सर पास क्या होता है, जहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हमारे पास क्या झील है, झील है ना, झील है। और मान लो क्या होता है, हमें पता होता है पानी का जमना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब जहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है ना, तो वहां पे जो बाहर की हवा होती है वो ज्यादा ठंडी होती है, मतलब कि उसका जो तापमान है वो 0 से भी कम होता है, माइनस का θ°C मान लेता हूं। ठीक है, और और जो पानी है, पानी का तापमान कितना, 0 डिग्री सेल्सियस मेरे पास होता है। अब क्या होता है सर, हीट आपकी ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है उच्च तापमान से निम्न की ओर, तो 0 और माइनस थीटा में 0 बड़ा होता है, तो यहां से हीट वहां जाता है और बर्फ जम जाता है, बर्फ जम जाता है। अब सवाल यह है यहाँ पे कि कितने समय में बर्फ की परत की मोटाई बढ़ेगी या कितना बढ़ जाएगा, सवाल वो है कि दिए गए समय में बर्फ की परत कितनी मोटी हो जाएगी, सवाल ऐसा आता है। तो बात जरा समझते हैं कि मान लो कि अभी मेरे पास बर्फ की मोटाई ऑलरेडी कितना x हो रखा है, मान लो कि बर्फ मेरे पास क्या है, ऑलरेडी आपकी x मोटाई की बनी हुई है, ऑलरेडी x मोटाई का बना हुआ है। तो मेरे पास क्या है, इस बर्फ के अंदर से, इस बर्फ के अंदर से उष्मा का, हीट का ट्रांसफर होगा। हाँ सर, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ होगा। जब उष्मा मेरे पास निकाली जाएगी तो बर्फ बनेगा। सर क्यों, याद करते हैं कि जब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से हीट निकालोगे, हीट निकालोगे तो क्या होगा सर, उसमें से उष्मा निकाल रहे हो वो आपके बर्फ में परिवर्तित होगा। तो मान लो कि बहुत छोटे समय dt के अंदर, बहुत छोटे से समय dt के अंदर उस उष्मा की वजह से, उस उष्मा की वजह से एक बहुत पतली सी परत, एक बहुत पतली परत dx मेरे पास बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। बात को जरा समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात तो हीट ट्रांसफर रेट सर किस में से हुआ है, बर्फ के अंदर से हुआ है, तो के आइस एरिया ए, ताप का अंतर उच्च तापमान से निम्न की ओर हो रहा है। सर जी हाँ, बटे में मोटाई किसकी, जहां से हीट का ट्रांसफर कितना, x मोटाई है, तो ये x मोटाई हो गया, बहुत बढ़िया। Q डॉट का मतलब होता है Q बटा T, तो के आइस एरिया ए टी, थीटा मेरे पास हो गया, ये कितना x हो गया, चल जाएगा क्या। हाँ सर, अब हमने कहा कि ये जो हीट यहां पर निकल रहा है, ये जो हीट यहां पर निकल रहा है, इस हीट की वजह से आपकी बर्फ की मोटाई बढ़ गई। कैसे भैया, कि जब यहां से हीट निकलेगा, यहां से हीट मेरे पास जाएगा, तो इस पानी में से जब हीट निकालोगे वो आपका बर्फ में कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट होगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं कि कितना हीट निकला, कि आपके दिए गए समय के अंदर, छोटे से दिए गए समय के अंदर कितना हीट हमने बाहर निकाली, इसको तो डी क्यू बड़ा डी टी कहते हैं इसको, ज्यादा अच्छा हुई है कि स्मॉल टाइम की बात करें, स्मॉल टाइम की बात कर लेते हैं, स्मॉल टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक सर, तो यहां से छोटू सा हीट डी क्यू निकला है, के आइस एरिया ए थीटा बटे एक्स इंटू कितना डी टी, समीकरण नंबर 1। सर ये हीट काम किस में आया है, ये हीट काम आया है पानी को बर्फ बनाने के लिए। अच्छा तो हम बात कर रहे हैं वाटर को आइस बनाने के लिए जो हीट हमने निकाला था वो कितना dq है। क्या फेस चेंज के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग m इंटू एल, हाँ सर, लेकिन बहुत पतली परत है तो dm छोटू द्रव्यमान इंटू एल,
याद होगा Q बराबर M इंटू एल। जब कभी फेज चेंज होता है, फेज चेंज होता है, Q बराबर M इंटू एल का आप लोग इस्तेमाल करते हो सर। जी हाँ, ये बात मैं जानता हूं। और DQ की समीकरण पिछले पेज से क्या कितना आएगा सर, लास्ट पेज से मेरे पास कितना है वो K आइस होगा, एरिया A होगा, थीटा होगा, बटे में X होगा, और यहाँ पे कितना आपका DT होगा। यहाँ पे कितना होगा डीएम। सर डीएम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान निकलता है डेंसिटी इंटू आयतन से, है ना। तो डेंसिटी कितना हो गया, डेंसिटी रो हो गया। सर आयतन कितना होता है, एरिया इंटू मोटाई। हाँ सर, एरिया इंटू लंबाई या मोटाई कह दो। और ये एल मेरे पास क्या है, लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा। ठीक सर, तो एक काम करते हैं, हमें निकालना समय, हमें टाइम टी निकालो। एक काम करो, इन सारे आइटम को वहां लेके चलते हैं। तो डी टी बराबर रो एरिया ए एल, ठीक है, रो एरिया ए और एल बटे में के आइस एरिया ए थीटा, साथ में ये एक्स है, ये एक्स जाएगा ऊपर, डीएक्स के साथ हम करेंगे इंटीग्रेशन। कि मान लो 0 से टाइम टी के अंदर बर्फ की परत की मोटाई x1 से लेकर x2 तक बढ़ गया है। बर्फ की परत की मोटाई x1 से लेकर x2 तक बढ़ गया दिए गए टाइम के अंदर। अच्छा, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो लिया गया समय t कितना मेरे पास आएगा, से आएगा रो ए एल, रुक जाओ, यहाँ पे ऐसे काट लेना, ठीक है, ऐसे काट लो। तो रो एल बटे में 2k थीटा ब्रैकेट में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यह पास क्या है, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है आपकी बर्फ की परत की मोटाई को x1 से लेकर x2 तक होने में लगा समय। एक बार इसको लिख दो, लिख देते हैं भैया। क्या है मेरे पास, आइस की परत को x1 से x2 तक बढ़ने में लगा समय, देख लो भाई, ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली रटना है, याद रखना है। हालांकि मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया, लेकिन फिर भी बेटा आपने को मेन तो फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी सब सेकेंडरी बातें, ठीक है। तो कृपया करके हम इनको याद रखेंगे। चलो भाई, क्लियर है, क्लियर है। जनता नशेड़ी है, जनता नशेड़ी है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। सवाल सवाल ये तो मैं आपको दूंगा होमवर्क के तौर पे। सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सुनिएगा। सवाल मैं आपसे एक पूछता हूं, सुनिएगा आराम से, ठीक है। सवाल ये है, हाँ देखो, आगे की लैंग्वेज देख लें अपने हिसाब से, कि बर्फ की, ओहो, बर्फ की परत 0 से x मोटाई तक बनने में यदि यदि 6 घंटे 6 घंटे लगते हैं, तब परत की मोटाई 2 गुना होने में
2 गुना होने में लगा समय क्या होगा, बताइए। क्या बोल रहा है सर? 0 से x तक बनने का समय 6 घंटे है, तो मोटाई दुगना होने में कितना टाइम लगेगा? बात समझते हैं क्या सर? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से टाइम टी कितना निकाला सर? टाइम टी आपने निकाला था रो थीटा, नहीं रो था कितना था ना? हाँ गया, हाँ सही था, रो एल। तो रो एल बटे 2k थीटा फॉर्मूला था आपका x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। देख पाओगे टाइम टी समानुपाती है x2 स्क्वायर से माइनस x1 स्क्वायर के। हाँ सर, इसके समानुपाती, देखना आराम से सर। इसके हिसाब से पहला समय t बोला गया है, कब तक के लिए? 0 से x बनने के लिए। तो अंतिम मोटाई x का स्क्वायर, प्रारंभिक भैया 0 का स्क्वायर चलेगा क्या? हाँ सर। बाद में दूसरा समय मुझसे पूछा गया है, किसके लिए? मोटाई दुगना होने में, x से 2x होने में। तो अंतिम मोटाई x2 2x का स्क्वायर, प्रारंभिक कितना? x का स्क्वायर। हमने लिया इनका अनुपात, मैं देख लो। हाँ जी सर, तो t बटा t2 है, ये बनेगा x का स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना? 3 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्क्वायर करके कितना कट गया? 1/3 हो गया। तो t2 का वही वैल्यू कितना हो गया? 3t हो गया। आय हाय, चलेगा क्या? बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो 3t मतलब 3t मतलब सर 3 t कितना था? 6 गुणा करके कितना? 18। समझ रहे हो कि जिस परत को बनने में 6 घंटे लगे थे, उसको दुगना करने में टाइम कितना ज्यादा लग रहा है भैया? समझ रहे हो? तो परत की मोटाई बढ़ने का जो समय होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 0 से x का टाइम t था, फिर कितना? 3t आएगा, फिर कितना आएगा? 8t। समझ रहे हो? तो ये मेरे पास क्या है? समय लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो हर बार परत की मोटाई सेम बढ़ाने में लगने वाला समय ज्यादा आता है। अगर मैं इसको एज अ कॉन्सेप्ट याद करवाना चाहूं, समझिएगा कि सर मोटाई 0 से x, x से 2x, 2x से 3x, 3x से 4x, इसके समय के हम करें कंपैरिजन। तो हमने क्या कहा था? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो टाइम कितना? t1 t2 t3 t4 t5 ऐसे चलता रहेगा। बात समझते हैं? हर बार मोटाई x x x बढ़ा रहा हूं, हर बार मोटाई x x x बढ़ा रहा हूं। तो x स्क्वायर माइनस 0 x स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 3x स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5x स्क्वायर। वाह 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 वाह, ठीक है। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना पास आएगा? 7 रहेगा ना, 7x स्क्वायर। और ऐसे ये कारवां चलता रहेगा। तो सब में से एक्स स्क्वायर काट दोगे, जब सब में से एक्स स्क्वायर काट दोगे, तो ये जो मेरे पास समय है ना, कितना? 1:3:5:7:, मतलब विषम संख्याओं में चलता रहेगा। याद है? हाँ सर, बात समझ रहा हूं। तो ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है, ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है कि सर किसी वस्तु को छोड़ो नियत त्वरण के साथ, प्रारंभिक चाल 0, तो समान समय अंतराल में जो तय दूरियां होती है ना, हाँ, समान समय अंतराल में जो तय दूरियां होती है वो 1:3:5 में होती है। तो सेम कहानी है। अगर प्रारंभिक मोटाई 0 है और नियत दर से मेरे पास क्या हीट का ट्रांसफर होता है, पास क्या ना, आपकी सेम वस्तु के अंदर से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो हर बार वस्तु की मोटाई को समान मात्रा में बढ़ाने के लिए x बढ़ाया, x बढ़ाया, x बढ़ाया, x बढ़ाया, आगे x बढ़ाया, x बढ़ाया। हाँ सर, तो हर बार मोटाई को समान मात्रा में बढ़ाने के लिए लिया गया समय 1:3:5:7:9 के अनुपात में होता है। तो ये पॉइंट पता होता तो मैं डायरेक्टली कर सकता था कि सर पहले आपने 0 से x किया, फिर से आपने x बढ़ा दिया, समान मात्रा बढ़ाई है ना, समान मात्रा बढ़ा है तो उसके हिसाब से जो अनुपात है वो 1/3 आएगा। तो पहले का समय 6, बाद का t2 1/3 मल्टीप्लाई करो 18, काम खत्म। बाकी कोई जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं कि भैया हम इसको याद ही करें, ये सवाल है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, ये भी अपने आप में एक सवाल बन जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे वो सवाल ऐसे पूछ ले, हो सकता है कि आपसे वो सवाल कुछ ऐसे पूछ लेता कि मान लो बर्फ की परत की मोटाई को, सुनिएगा, बर्फ की परत की मोटाई को 0 से x होने का समय हमने कहा है t। इसके लिए हमने क्या कहा है कि टाइम कितना t1 है, और 0 से 2x होने का समय कितना t2 बोला गया। तो बताओ कि t1 बटा t2 मेरे पास कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 1 बटा 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी 1 बटा 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी 1 बटा 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी भैया मेरे पास कितना, नन ऑफ दिस। बताओ क्या आंसर आएगा। सर 0 से x का समय t है, 0 से 2x का समय कितना t2 है, इनका अनुपात बताओ, इनका अनुपात निकाल के बताया जाए। भैया का चेक कर लें। साहब ने कहा कि जो t समानुपाती होता है x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तुलना करते हैं, पहले का समय t1 t2, पहले परत 0 से x तक गया तो अंतिम मोटाई x का स्क्वायर प्रारंभिक 0 का स्क्वायर, अंतिम मोटाई 2x का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, x स्क्वायर स्क्वायर कटेगा वे कितना 1/4 हो गया, काम खत्म, आंसर आ गया। चलेगा। क्या ये बात मुझे क्लियर है? क्या ये बात अपने को क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अगर बात समझे तो मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, देखते हैं इसका जवाब कौन होता है। भाई सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है भैया, रिक्वेस्ट है, कृपया करके सवाल को जरा ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा हूं, ठीक है। आ, किसी किसी झील में, किसी झील में आइस की या बर्फ की एक्स मोटाई बनने में बनने में टी समय लगता है, बनने में टी समय लगता है। अब यदि अब यदि अब यदि समान समान समय के लिए के लिए आइस की मोटाई समान समय के लिए आइस की मोटाई को देखा जाए, ठीक है। अब यदि फिर से बोले, फिर से ना, फिर से फिर से समान समय के लिए, ठीक है, देखा जाए, तब अंतिम मोटाई क्या होगा। मैं बताऊं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बर्फ की परत आपकी 0 से लेकर x तक जम गया टी समय के अंदर, टी समय के अंदर बर्फ की परत 0 से लेकर x तक बन गया। अब सवाल यह है कि अगर मैं इतने ही टाइम के लिए और उसको देखूं, सेम टाइम के लिए, सेम टाइम टी के लिए और उसको देखूं, तो अब उसकी अंतिम मोटाई क्या होगी। सबसे पहले टी टाइम में 0 से x बढ़ गया, वापस सेम टाइम के अंदर वो कितना बढ़ जाएगा, वो कितना बढ़ जाएगा, सवाल ये है। सर सवाल की लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूज करिए, इसीलिए दिया है, इसीलिए दिया है, जरा पढ़ो। नहीं बेटा 4x नहीं होगा, 4x नहीं होगा।
एक्स बार टू आएगा। चेक कराऊं? चलो आ जाओ, बात समझते हैं। सर हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, टी समानुपाती है x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। सर फर्स्ट केस में t समय में मोटाई x तक बढ़ा 0 से, ठीक सर। बाद में वापस उतना ही टाइम, सेम टाइम, वापस उतना ही टाइम, अंतिम मोटाई इस बार नहीं पता है, शुरुआत हुआ था x के साथ, वही बोल रहे ना कि वहां से फिर से समान समय t के लिए ऑब्जर्व किया गया, समान समय t के लिए ऑब्जर्व किया गया, तो ये पहले भी t था, बाद में भी t है। पहले t समय में मोटाई 0 से लेकर x तक बढ़ा था, अब x से लेकर x2 तक बढ़ा हुआ, वो x2 मेरे को निकालने का है, वो x2 मुझे निकालने का है। अच्छा सर ये सवाल था क्या, t से t काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना, एक्स स्क्वायर चलेगा, इसको फेंको उस तरफ, तो x2 स्क्वायर इज इक्वल में 2x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो 2 का रूट रूट 2, इसका कितना x, तो भैया अंतिम मोटाई रूट 2x होगा, अंतिम मोटाई रूट 2x होगा। आए हाय ये थोड़ा अलग सवाल था, तो बर्फ की मोटाई वाले में भी भैया अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं होगा। क्लियर है क्या? जानवरों कुछ हाँ ना कहोगे या बैठे रहोगे? हाँ या ना, मुंह बेजबान है क्या? मस्त है ना देख, स्लो स्लो स्लो, ठीक है भैया। तो उम्मीद है ये पार्ट आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत भारी भरकम मामला है नहीं है, तो फॉर्मूला बेस ही ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जिसमें भी सर आपको पेन नहीं चलाना है, जिसमें भी आपको पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट इसका आंसर देख के समझ में आ जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली देख के समझ में आ जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, कन्वेक्शन, संवहन। पहले बताओ यहां तक कंडक्शन में कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो, समस्या हो, जल्दी बताओ बेटा, एक बार और नहीं, डाउट क्या मुझे वो बताओ, तू एग्जैक्ट डाउट बता, मैं तुझे एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन दूंगा, पूरा रिपीट तो नहीं करने वाला। यहां तक किसी को कोई समस्या, कंडक्शन तुमने पढ़ा है अभी तक, कंडक्शन में कोई टेंशन है क्या अपने को? बढ़िया, परफेक्ट, एक नंबर, शाबाश। ऑल डन। चलो बात करें अब संवहन की। कंडक्शन में समय पास क्या था, एक ही पदार्थ के अंदर अंदर ऊष्मा का प्रवाह हुआ था। संवहन में क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ऊष्मा का प्रवाह होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ऊष्मा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो पास क्या है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में होने वाला ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन के कारण होता है। अब सामान्यतः क्या होता है, संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए मेरे पास क्या है, मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के क्वेश्चन में समस्या, बता क्या समस्या, बता भैया क्वेश्चन में क्या समस्या, जवाब दे। हाँ भाई क्वेश्चन में क्या समस्या बता, क्या चीज समझ में नहीं आई तेरे को, क्या चीज समझ में नहीं आया है बता। हाँ बेटा मुझे पता हो क्या करता हो, बता कहाँ डाउट है भाई, आप मुझे एग्जैक्ट पॉइंट बताओ कि मुझे ये पॉइंट आपने जो कहा है या लिखा है वो समझ में नहीं आया, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा रिपीट करो, क्यों करो भैया पूरा रिपीट? बताओ डाउट कहाँ है, बताइए बताइए। सेकंड लाइन ये कह रहे हैं हमारे पास कि किसी झील में आपकी 0 से x मोटाई बनने का समय t कह रहा है।
अब कह रहा है कि अब फिर से टी समय, इसके आगे टी समय के लिए और देखा जाता है, इसके आगे टी समय के लिए और देखा जाता है, तो अब इसकी मोटाई, अंतिम मोटाई x2 कितना होगा, यह सवाल है। अब यदि फिर से समान समय के लिए आइस की मोटाई को देखा जाए तो अंतिम मोटाई कितना होगा, यह सवाल है। ठीक है भैया, चलो संवहन की बात करते हैं। तो बात क्या होता है भाई, संवहन होता है दो प्रकार का, संवहन होता है दो प्रकार का, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब से इनका मतलब क्या है, इनमें जरा फर्क समझाओ कि चीज होती क्या है, क्यों समझाते हैं, बारी बारी समझेंगे, बारी बारी से सुनना। देखो, कन्वेक्शन में हमने कहा कि आपका ऊष्मा का संचरण जो है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में होता है। अब इसको आपने दो पार्ट में तोड़ा है, नेचुरल और फोर्स्ड से, इनमें फर्क क्या होता है और अलग क्या चीज होती है समझाते हैं। समझना कि मान मेरे पास का एक बर्तन है, मेरे पास का एक बर्तन है, लो भैया ये बर्तन है, ठीक है भैया बर्तन है, हाँ सर, बर्तन में भर दिया अपन ने क्या, रंगीन पानी। ओहो सर गंदी बातें कर रहे हो, अबे शरबत की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं शरबत की। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। सुनेगा क्या कहते हैं सर, अब हमने किया है बर्तन को गर्म, ले भैया हमने लगा दी नीचे क्या, एक मोमबत्ती लगा दो, हमने नीचे एक मोमबत्ती लगा दिया, आय हाय मोमबत्ती लगा दिया, मोमबत्ती की लो से हम इसको गर्म कर रहे हैं, नहीं सर मोमबत्ती से टाइम लगेगा, मोमबत्ती से थोड़ा समय लगेगा। हम लगाते हैं आग लगाने, डायरेक्ट आग लगाएंगे, आग लगा दो, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है हम लगा दिया आग, डायरेक्ट हमने क्या आग लगाई। अब आग लगाई, आग लगाई है तो बर्तन गर्म होगा, हाँ सर, अब बर्तन के अंदर अंदर ऊष्मा का प्रवाह होगा ऊपर तक, कैसे, कंडक्शन, एक ही पदार्थ के अंदर, एक ही पदार्थ के अंदर हीट का फ्लो 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 कंडक्शन। अब सवाल यह है कि सर हमारे पास बर्तन के अंदर रखा पानी भी तो गर्म होता है, हाँ सर, लेकिन सर हीट डायरेक्टली पानी को दिया ही नहीं, हीट डायरेक्टली पानी को दिया ही नहीं, हमने हीट दिया है पहले बर्तन को, फिर बर्तन से पानी में गया है, बर्तन से पानी में गया है, हाँ सर, है ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, जो आपका हीट था, आपने हीट दे दिया है बर्तन को, फिर बर्तन से पानी गर्म हुआ है, मतलब बर्तन से पानी में हीट का ट्रांसफर हुआ है, बर्तन से पानी में हीट का ट्रांसफर हुआ है, मतलब ठोस से द्रव में हुआ है, बोलो हाँ कि ना, ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हाँ सर, तो बर्तन से द्रव के अंदर हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, संवहन से होगा, किससे होगा, संवहन से होगा। तो हम कह रहे हैं भैया आपके बर्तन से बर्तन से द्रव को हीट मिला है, वो कैसे मिला है, वो मिला है संवहन के द्वारा, किससे मिला है, संवहन के द्वारा, अच्छा है सर, अच्छा बात समझे, हाँ सर। अब सर संवहन को आप यहाँ पे नेचुरल क्यों कह रहे हो, संवहन को नेचुरल क्यों कह रहे हो, आपने तो बर्नर लगाया है गर्म करने के लिए, तो नेचुरल कैसे रहा, समझता आता हूं। नेचुरल मतलब यहाँ पे क्या हो, समझना क्या होता है, जब आपने देखा कि बर्तन गर्म है, तो बर्तन के सीधे संपर्क में सारा पानी तो नहीं है, नहीं सर, बर्तन के संपर्क में सारा पानी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बर्तन के संपर्क में ये नीचे वाली परत होती है, हाँ सर, बर्तन के संपर्क में ये द्रव की नीचे वाली परत होती है, हाँ सर, तो इनके मध्य संपर्क है बर्तन और पानी की पहली परत, पानी की पहली परत, हाँ सर, ये संपर्क में, तो दाई इनमें हुआ हीट का ट्रांसफर, किससे, संवहन के द्वारा, इनमें क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, ठोस से द्रव के भीतर संवहन के द्वारा हीट इसको ट्रांसफर कर दिया गया, ओके ओके ओके। अब सर अगर हीट सिर्फ पहली परत को मिल रहा है तो ऊपर पानी क्यों गर्म होता है, अगर आपने हीट ट्रांसफर किया है सिर्फ उसे पहली परत को, तो ये ऊपर वाला द्रव ये कैसे गर्म हुआ भाई, ये कैसे गर्म हुआ, एक कारण होता है कंडक्शन, एक कारण होता है कंडक्शन, कि भाई हाँ कंडक्शन तो होता ही है ना, कंडक्शन इनमें भी होता है, तो इनमें भी होता है, लेकिन भैया क्या होता है, इनमें कंडक्शन की मात्रा थोड़ी कम होती है। एक दूसरा इफेक्ट क्या होता है समझिएगा, एक दूसरा इफेक्ट क्या बोलता है हमारे पास, एक दूसरा इफेक्ट क्या होता है समझिएगा,
कभी शायद आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में कभी आपने पढ़ा होगा कि सर जब कभी किसी द्रव की बात करते हैं, जब कभी किसी द्रव की बात की जाती है, द्रव का अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो उसकी जो होती है डेंसिटी, बोले तो घनत्व, वो क्या होता है भैया, वो घट जाता है। जब कभी किसी द्रव को गर्म किया जाता है, जब कभी किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी कम होना मतलब हल्का हो जाना। हल्का हो जाना क्या होता है, हल्का हो जाना। अब हल्का हो गया भाई, हल्का हो गया मतलब वो चीजें, हल्की चीजें हमेशा ऊपर रहती हैं, भारी वाली चीजें नीचे रहती हैं। हाँ सर, क्या कहते हैं, हल्की वाली चीजें नीचे रहती हैं और भारी वाली चीजें ऊपर रहती हैं। अच्छा, तो जब आपने इसको हीट दिया, हीट दिया तो नीचे की जो ये परत है इसका तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो भाई साहब की डेंसिटी कम हो गया। बहुत बढ़िया, डेंसिटी कम हो गया। और जो द्रव आपके ऊपर रहे होंगे, जो द्रव मेरे पास कहां है, जो द्रव की परत मेरे पास ऊपर कहीं रही होगी सर, उसका तापमान तो कम है, उसका तापमान कम है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। उसका तापमान कम है तो उसकी डेंसिटी मेरे पास ज्यादा है। हाँ सर, इसका तापमान ज्यादा डेंसिटी कम, उसका तापमान कम डेंसिटी ज्यादा। देख पा रहे हो, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो भारी होता है और जिसकी डेंसिटी कम होता है वो हल्का होता है। तो भारी वाला आइटम नीचे आएगा और हल्का वाला आइटम ऊपर भाग जाएगा। बोलो हाँ के ना, समझ लो क्या, भारी वाला आइटम नीचे आएगा, हल्का वाला ऊपर भाग जाएगा। अब बताओ, क्या इस द्रव के प्रवाह के लिए मैंने कुछ किया क्या? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। द्रव का प्रवाह अपने आप हुआ है। ऊपर वाली परत का तापमान कम था तो डेंसिटी ज्यादा था, ज्यादा डेंसिटी भारी, ज्यादा डेंसिटी भारी, तो भारी आइटम आएगा नीचे, नीचे वाली परत जो गर्म होके हल्की हो गई है वो भाग जाएगी ऊपर। और ऐसे ही लगातार ये काम चलता रहता है। हल्का आइटम ऊपर जाता रहेगा, भारी आइटम नीचे आता रहेगा और लगातार ऐसा फ्लो चलता रहता है, जिसकी वजह से हर बार एक द्रव की नई परत आती है, हीट लेता है, गर्म होके चला जाता है, फिर आता है, गर्म होता है, हीट लेता है, चला जाता है। तो भैया ये स्वतः हुआ है, अपने आप हुआ है, अपने आप द्रव का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक, नेचुरल। नेचुरल इसलिए कहते हैं क्योंकि द्रव का प्रवाह अपने आप हो रहा है, द्रव का प्रवाह अपने आप हो रहा है, इसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, इसको कहा जाता है। भाई जो बताया है वो सारी बातें यहां मैंने लिखा हुआ है, एक बार जरा पढ़ लो, कहीं कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो, बता दो। पढ़ो, मैं जरा अपने लिए पानी लेके आता हूं। हाँ चलो भाई, ऋतुराज और सोहिल भैया क्लास में कभी प्रेजेंट रहे हो तो हमने आपको बताया हुआ है, प्रश्न तनाव वाले पार्ट में हमने कहा था कि जब हमारे पास घुलनशील अशुद्धियां डालते हो तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नमक पानी में पूर्णतः घुलनशील होता है तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, इसलिए वहां पे चीजों का तैरना आसान होता है। ठीक है भैया, समझते हैं। जब कभी किसी द्रव को गर्म किया जाता है तब द्रव का घनत्व कम हो जाता है, सत्य वचन है। कम घनत्व वाला द्रव गुरुत्वाकर्षण के अनुसार, रुक जाओ, कुछ कहा है क्या? ओहो,
गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे रहता है। सही बात है ना, ग्रेविटी है नहीं, अरे यार ऊपर उठता है। ऊपर उठता है, ठीक है, ये बात समझेंगे। क्या हमने कहा बेटा, पहले जो पढ़ रहा हूं पढ़ लें, है ना। बात सुनो, तो हमने कहा कि इससे हमारे पास क्या है, कम घनत्व वाला जो द्रव्य होता है, डेंसिटी कम होने से क्या, वो ऊपर भागता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये हल्के भारी का पंगा ही नहीं होता। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो भारी चीजों को अपने ओर नहीं खींचता, है ना। तो ग्रेविटी है, उसकी वजह से ही आपका प्राकृतिक संबंध संभव हो पाता है। ग्रेविटी है इसलिए आपकी हल्की चीज ऊपर जा पा रही है, भारी चीज नीचे आ पा रही है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो चाहे वस्तु हल्की हो चाहे भारी हो, और जहां है वहीं रहेगा, उस पर बल ही नहीं आएगा। कि बल आता है ग्रेविटी का, इसकी वजह से ही आपका ज्यादा डेंसिटी वाला पदार्थ नीचे आता है और कम वाला ऊपर भागता है। ठीक है, बात समझते हैं। इस प्रकार जब कभी किसी गर्म सतह के संपर्क में द्रव आता है, तब वह गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है, तथा हल्का होने के कारण यह द्रव ऊपर उठ जाता है ना। वह नया अधिक घनत्व वाला द्रव नीचे आकर गर्म सतह के संपर्क में आता है। इस प्रकार लगातार नया द्रव संपर्क में आता रहता है और सतह धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। क्या ये पार्ट क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? अरे देवताओं, हाँ है ना, कुछ कहोगे क्या? कुछ कहानी, हाँ है ना, कहोगे? हाँ सर। तो भैया पहली बात तो क्या है, प्राकृतिक संवहन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं सर? प्राकृतिक संवहन के लिए पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है बाबू, ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी होगा तभी प्राकृतिक संवहन हो सकता है, तभी प्राकृतिक संवहन हो सकता है। अच्छा सर, अच्छा सर। और इसकी वजह से नेचुरल लाइफ में आपको इतने सारे बढ़िया प्यारे प्यारे इवेंट देखने को मिलते हैं जिसकी हद नहीं है, समझो, है ना। कहां गिरे? ये रहा। अग्नि से एक निश्चित दूरी, अग्नि मतलब आग लगा रखी हुई आप, यहां पे लगा दी हमने आग, ओहो फायर। फायर नहीं है, फ्लावर नहीं, फायर है मैं। अच्छा, बालकों तुम बताओ, इस इंसान को ब्लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए? जल्दी जवाब दो, समय कम है। इस इंसान को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए? इस इंसान को तुरंत प्रभाव से भी ब्लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए? परेशान करता है। देखो, बात है हमारे पास क्या, आग है ना, गो, गोली मार दूं, है ना। साले कार्टून पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सुनो भैया, आग है, फायर है ना, फ्लावर नहीं फायर है ये, ठीक है। बोलता है कि इससे एक निश्चित दूरी तक ऊर्ध्वातल में अधिक गर्मी होती है, मतलब ऊर्ध्वातल में आपके पास गर्मी ज्यादा होती है, ऊर्ध्वातल में गर्मी ज्यादा होता है। लेकिन जबकि क्षैतिज तल में उसी दूरी पे गर्मी कम होता है, मतलब कि यहां ऊपर जाओ और क्षैतिज में एक्स जाओ, वो बोल रहा है कि यहां पे गर्मी ज्यादा है, यहां पे गर्मी कम है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, समझाते हैं। देखो, हमने कहा कि आग है, आग के आसपास भैया हवा भी तो होगी। यस सर, हवा होगा, हवा हो जाएगा गरम, हवा हो जाएगा गरम गरम, गरम गरम हवाएं जो तुम लोग छोड़ते हो मूली के पराठे खाने के बाद, तो गरम गरम हवा है। अब गरम हुआ मतलब हल्की, डेंसिटी कम, समझते हो। जब ये इनमें हीट का ट्रांसफर होगा, हवा गर्म हो जाएगा तो हवा होगा गर्म। हवा अगर गर्म होगा तो उसका डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होना मतलब हल्का हो जाना।
डेंसिटी का मतलब हल्का हो जाना, तो हल्का हो जाने की वजह से वो हवा ऊपर उठती है, वो हवा ऊपर उठती है। अच्छा, तो आग के आसपास जो भी हवा होती है वो गर्म हो जाने की वजह से, गर्म हो जाने की वजह से हल्की हो जाती है, और वो गर्म हवा अब आपकी ऊपर उठती है। जहां पे हम बात करें तो जहां पे हम थे वहां पे गर्म हवा आ रही है, इसलिए गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। क्या कह रहे हैं कि सर जहां हम बात करें ऊपर वहां पे गरम गरम हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से गर्माहट ज्यादा रहता है। लेकिन 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 है ना, यहां देखो, यहां देखो एक्स क्षैतिज में, सर क्षैतिज में हवा तो गई नहीं, क्षैतिज में हवा तो गई नहीं, तो क्षैतिज में आपका जो भी हीट ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन से। तो तुम्हारे पास क्या है, क्षैतिज में आपका जो भी हीट का ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है कंडक्शन से। और तुम ये बात जानते हो, तुम ये बात जानते हो कि हवा, हवा ऊष्मा का बहुत ही गंदा चालक होता है। हवा ऊष्मा का बहुत ही गंदा चालक होता है। तो भैया अगर गंदा चालक होगा तो हीट यहाँ पे अच्छी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे गर्मी कम रहती है। यहाँ गर्मी कम, वहां गर्मी ज्यादा। तो ये बात समझ में आता है कि भैया आसपास की हवा गर्म होती है, डेंसिटी कम होता है, ऊपर उठता है, और आपको वहां पे गर्मी महसूस हो जाता है। क्या बोलते हैं, तो ऊष्मा का चालन ऊपर की ओर नहीं भैया, हवा से चालन अच्छा नहीं होता है। ऊष्मा का विकिरण हो सकता है लेकिन वो चारों तरफ होता है, किसी एक डायरेक्शन में डिफाइंड नहीं होता है ना। संवहन के द्वारा ऊपर की ओर अधिक ऊष्मा जाता है। विकिरण जो होता है रेडिएशन, सर रेडिएशन तो चारों तरफ निकलता है, तो किसी एक दिशा में ज्यादा होना संभव नहीं है। बात करें संवहन, एक संवहन ही था जिसने ऊपर हवा में उठाया था, हवा में उसको उठाया गया था। ठीक भैया, बात समझते हैं। वायुमंडल की परतें गर्म क्यों हो पाती हैं, संवहन के द्वारा। नीचे गर्मी है, हाँ सर, डेंसिटी कम होगा, ऊपर पहुंच गया, परतें ऊपर की गर्म हो गई ना हल्की हल्की, हाँ सर, फिर नई परत आएगी, वो भी गर्म होगा, डेंसिटी कम होगा, फिर ऊपर जाएगा, तो आपकी वायुमंडल में सारी परतें धीरे धीरे गर्म हो जाती है। क्यों, संवहन के द्वारा, नेचुरल कन्वेक्शन। बहुत बढ़िया है ना। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा गतिमान कणों के द्वारा स्थानांतरित होती है, कि असल में कणों की गति किस में हो रही है सर, संवहन में। असल में संवहन में ही तो होता है जब आपके कण चल चल के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से पहली, पहली से दूसरी, दूसरी से पहली गति करते हैं। हाँ सर, तो संवहन ही एक वो फैक्टर होता है जिसमें असल में आपके कणों की गति होती है। अच्छा सर, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधा जिसमें गुरुत्वाकर्षण का, जो गुरुत्वाकर्षण पे आधारित होता है, सर हमने बताया ना, प्राकृतिक संवहन। प्राकृतिक संवहन में आपका जो हीट का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ और सिर्फ संवहन की वजह से होता है। संवहन की होता है क्या सर, क्या हवा जो चलती है, हाँ बेटा, जो हवा चलती है वो भी संवहन के कारण चलती है। जो आपकी हवा चलता है ना, वो कहीं ना कहीं संवहन का ही एक इफेक्ट होता है, संवहन का ही एक इफेक्ट होता है। बात करें प्रणोदित, सर प्रणोदित मतलब है तो ये भी संवहन, इसमें भी हीट का ट्रांसफर ठोस से द्रव में, या द्रव से गैस में, या ठोस से गैस में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में होता है तो ये भी वही संवहन ही होता है। इसमें भी हीट का ट्रांसफर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ही होता है। बस फर्क क्या है, पिछले केस में कहा था जो द्रव था उसका फ्लो अपने आप हो रहा था, द्रव का फ्लो अपने आप हो रहा था, और इस बार आप द्रव का प्रवाह जानबूझ के खुद से करवाओगे, द्रव का प्रवाह जानबूझ के खुद से करवाओगे। कभी ध्यान देना, सर घर में मेरे पास चाय पीने का समय हुआ है, यस सर, मस्त गर्मा गर्म चाय रखी हुई है, हाँ सर, गर्मा गर्म चाय रखी हुई है ना सर, मुझे इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए क्या करते हैं सर, हम जानबूझ के इसके अंदर डालते हैं चम्मच और इसको ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। हाँ सर, क्या हुआ, चम्मच घुमाने से आपने द्रव का प्रवाह करवा दिया। हाँ सर, तो हर बार नया द्रव संपर्क में आता है, हीट लेके उड़ जाता है। अच्छा सर, ये छोड़ो, तो सर ये तो थोड़ी मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है सर। खाना खाना खाना, प्लेट है, प्लेट 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 है, प्लेट सर गर्म हो रखी है, गर्म, हाँ सर, हॉट प्लेट, हॉट प्लेट, हॉट जैसे कि मैं, है ना, हॉट जैसे कि मैं बहुत हॉट हूं, है ना, तो एक गर्म प्लेट है, गर्म प्लेट है, अब मुझे उसको ठंडा करना है, गर्म तवा मान लो, खाना मान लो, ठंडा करना है। अब या तो अपने आप ठंडा हो जाए, या तो अपने आप ठंडा, नेचुरल कन्वेक्शन, कि यहाँ पे जो हवा है पहले वो गर्म होगी, गर्म होगी हल्की बनेगी, हल्की होके ऊपर जाएगी, फिर नई हवा आएगी, वो गर्म होगा, फिर वो जाएगा, फिर नई हवा, ऐसे चलता रहेगा। या तो नेचुरल समन हो सकता है, मेरे पास क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन मेरे पास हो सकता है, या फिर फोर्स कन्वेक्शन, कि पहले क्या है, हवा का प्रवाह अपने आप हो रहा था, अब मैं करवाना चाहता हूं थोड़ा जल्दी,
जल्दी करवाने के लिए भाई या तो फूंक मार दो, या तो फूंक मार दो, या फिर यहाँ पे एक पंखा लगा दो, एक पंखा लगा दो, पंखा घूमेगा, हवा जाएगी, हवा जाएगी और हवा जाएगी भैया। अब ये हवा का जो फ्लो है वो हमने करवाया है, अपने आप नहीं हुआ। हवा का फ्लो मैंने बाहर से पंखा लगा के अलग से करवाया है, ताकि हवा का जो प्रवाह है तेज हो जाए, तो हर बार जल्दी जल्दी नई नई हवा आएगी, नई नई हीट लेगी, चली जाएगी। हाँ सर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हमारे पास हवा आएगी, तेजी से आएगी, क्यों? हमने लगा रखी मशीन, मशीन से हवा बहुत तेजी से आएगी, तेजी से आएगी, हीट लेगी, चल जाएगी, तेजी से आएगी, हीट लेगी, चल जाएगी। मतलब क्या है, हर बार जो हवा का संपर्क में आना है वो थोड़ा तेज हो गया, हवा का संपर्क में आना तेज हो गया तो हीट का फ्लो पहले से बढ़ जाएगा, हीट का फ्लो पहले से बढ़ जाएगा, तो आपका फोर्स कन्वेक्शन में चीजें जल्दी ठंडी हो जाती हैं या जल्दी गर्म कर सकते हो आपका फोर्स कन्वेक्शन के द्वारा, जहां पे द्रव का प्रवाह आप बाहर से करवाते हो। हाँ सर, होता है। तो ये पास फोर्स कन्वेक्शन है। बाकी दोनों में क्या है, होता आपका एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ही है, होता आपका एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के अंदर ही होता है। ठीक है भैया, तो ये कहानी मेरे पास क्लियर है? हाँ सर, एकदम बढ़िया। तो बेटा यहाँ पे आपका होता है कन्वेक्शन भी समाप्त। अब अगला पार्ट है रेडिएशन, जिसकी शुरुआत हम करेंगे कल, मतलब अगली क्लास में। रेडिएशन की शुरुआत भैया अगली कक्षा में की जाएगी। आज का प्रोग्राम तो मैं यहीं पे करूंगा दी एंड, आज का प्रोग्राम तो यहीं पे दी एंड किया जाएगा सर। काहे? क्योंकि फिर रेडिएशन पढ़ेंगे ना एक साथ, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने में आएगा, अभी क्या ना कुछ खास पढ़ नहीं पाएंगे। ऊपर से आज अनंत चतुर्दशी है, ऊपर से आज क्या है, अनंत चतुर्दशी है, तो थोड़ा सा रेस्ट करो, आराम करो, ठीक है? चलो भाई, ठीक है भैया, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, स्टाटास, बाय बाय। और टेस्ट के लिए आपको अपडेट शाम तक मिल जाएगा कि अगला टेस्ट कब होना है, उसका सिलेबस क्या होना है, उसकी जानकारी आपको आज शाम तक मिल जाएगी। ओके, तो आज के मुख्य समाचार होते हैं यहीं पे समाप्त, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नो टेंशन, नो समस्या, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। ओके बेटा, शीतल आप मुझे ना व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? शीतल बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको जो ये बात करनी है, ठीक है? चलो।